डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत का भूगोल और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है मिट्टी या मृदा या सॉइल। इसमें हम मृदा का अर्थ, उसके परिभाषा, मिट्टी के निर्माण के कारक या मिट्टी के निर्माण में जो सहायक तत्व है उनका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात मिट्टी के जो निर्माण की प्रक्रिया है या उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे या उसके विकास की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात भारतीय मृदा के प्रकार या वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे और इसके बाद भारतीय मृदा की विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मिट्टी का अर्थ। तो मिट्टी से तात्पर्य होता है धरातल की वह ऊपरी परत जो कि वनस्पतियों के विकास एवं जीव जंतु के निवास के लिए उपयुक्त होती है, उनकी आधारभूत संरचना प्रदान करती है या आधारभूत सुविधा प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो मूल चट्टानों के विखंडन, जीवाश्म और वनस्पति के अंश के सड़ने गलने से लाखों वर्ष बाद होता है। तो यह है मिट्टी का अर्थ है। इसके बाद है मिट्टी की परिभाषाएं। तो विभिन्न विद्वानों ने मिट्टी के अलग अलग अनुसार से परिभाषित किया है, जिसमें कुछ प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से। फर्स्ट है प्रोफेसर एच हेमंड बेनेट के अनुसार। तो इनके अनुसार मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति अंश की योग से बनती है। यानी कि असंगठित पदार्थ जितने भी कंकड़ पत्थर वगैरह है, धूल वगैरह है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। और चट्टानों के जो अपखंडित होने से, यानी कि मूल चट्टान के अपखंडित होने से जो पदार्थ हैं वे, और वनस्पति जीव जंतु के अंश, इन सभी के मिश्रण से मिट्टी का निर्माण हुआ है इनके अनुसार। फिर है त्रिवार्था और फिंच महोदय के अनुसार। तो इनके अनुसार पृथ्वी के ऊपरी आवरण का वह भाग जो खनिज एवं जैव पदार्थों के प्राकृतिक संयोग से, यानी कि उनके जो योग से पौधों के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त होती है, वही क्या है? मिट्टी कहलाता है। यानी कि ये धरातल की एक ऊपरी भाग है जिसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के खनिज और जैविक तत्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? पौधों के उत्पादन में सहायक है, वो मिट्टी है। फिर है विलकॉक्स महोदय के अनुसार। इनके अनुसार मिट्टी का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है और व्यक्ति को शिक्षा मिट्टी से ही प्राप्त होता है। यानी कि आप सभी को पता है कि जब हम किसी मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो हमें उस मिट्टी की जो विशेषता है उससे पता चलता है कि इस मिट्टी का निर्माण किस समय हुआ है और इसकी क्या विशेषता है, जिससे हमें उस मिट्टी के बारे में शिक्षा भी प्राप्त होती है। जैसे कि हम हमारे जो विशाल मैदानी वाला जो भाग है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, वो क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है। अब इस जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ प्राचीन मिट्टी है जिसमें बाढ़ का जल नहीं जा पाता और वो क्या है? कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। इस प्रकार से उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी आएगा, वो कृषि के लिए कुछ उपयुक्त है। इसके बाद अति नवीन जलोढ़ मिट्टी आएगा जो बहुत ही वर्तमान में निर्मित हुआ है, वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार से उसकी विशेषताएं होती है। फिर है जे एस जोफी के अनुसार। तो इनके अनुसार मिट्टी जीव जंतु एवं खनिज पदार्थों से निर्मित है। ये विभिन्न मोटाई एवं स्तर के होते हैं, यानी कि ये लेयर के होते हैं। और ये जो स्तर है या लेयर है, ये आकार की, भौतिक, रासायनिक संगठन, जैविक विशेषताओं के आधार पर अपने निचले पदार्थों या निचले जो संस्तर है, लेयर है, उनसे अलग होता है। जैसे कि ये क्या है? मृदा का लेयर है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट जो है ये वनस्पति वगैरह और मानव वगैरह जीव जंतु के निवास के लिए उपयुक्त है। सेकेंड लेयर क्या है? ये बहुत ही नीचे पाया जाता है और ये बहुत ही कठोर है। और जो अंतिम लेयर है वो क्या है? तरल अवस्था में है। तो ये सभी क्या है? अलग अलग विशेषताएं वाली हो, जो संस्तर है मृदा की वो और अलग अलग विशेषताएं वाली है, जो अलग अलग करती है अपने आप को। इसके बाद है मृदा के निर्माण के कारक या मृदा निर्माण में सहायक तत्व। तो इसमें जो तत्व है वो उसका शॉर्ट नेम देखते हैं। इसके बाद उसकी सहायता कैसी करती है इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मूल चट्टान, सेकेंड है उच्चावच जिसमें धरातली ढाल है और चट्टाने की विशेषता है वो आ जाता है। फिर है वनस्पति, जलवायु, भूगर्भिक समय या जीव जंतु और वायु। ये सभी क्या है? मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक है या तत्व है। तो ये कैसे मिट्टी के निर्माण में सहायता प्रदान करती है इसका अध्ययन करते हैं। मूल चट्टान। तो आप सभी को पता है कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मूल चट्टान के टूटने फूटने या विखंडित होने से होता है। उदाहरण के लिए भारतीय जो उत्तरी मैदान देखे हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान, उसका निर्माण किससे हुआ है?
हिमालय पर्वत के अखंडित होने या टूटने फूटने से हुआ है। हिमालय जो पर्वत है उसको वहाँ के जो नदियाँ बहती है हिमालय पर्वत में, वो नदियाँ क्या करती है, अपरदित करती है और अपरदन करके नीचे क्षेत्र में उसको जमा देती है, जिससे जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ है। इसके बाद है उच्चावच। तो उच्चावच का मतलब क्या हो जाता है, पर्वत पठार मैदान, इसको दर्शाता है। इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या करता है, ये बहुत ही ढाल युक्त होता है। पर्वतीय क्षेत्र बहुत ही ढाल युक्त होता है, जिससे विभिन्न मतलब कि जो जल की गति होती है वो बहुत तेज होती है और जल की गति तेज होने की वजह से यहाँ का जो मिट्टी है वो अपक्षालित होकर के ये मैदानी क्षेत्र में आकर के निक्षेपित हो जाता है। तो इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण अधिक होता है और इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से जो उच्चावच है या धरातली ढाल है या चट्टानों की जो संरचना है वो क्या करता है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में मिट्टी के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है वनस्पति। तो वनस्पति मिट्टी के निर्माण में कैसे सहायक है या कैसे निर्माण करती है, इसका अध्ययन करते हैं। आप सभी को पता है कि जो वनस्पति की सड़ी गड़ी पत्तियां वगैरह होती है वो क्या करती है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है, उनको ह्यूमस प्रदान करती है और इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण जो है जो घने वन क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में होता है। फिर है जलवायु। तो आप सभी को पता है कि जलवायु के जो विशेष तत्व है तापमान और वर्षा, ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है, जिसमें मिट्टी, रुकिए थोड़ा सा इसको आगे लाते हैं, जो तापमान और वर्षा है इसका जो अंतर है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टी का निर्माण करता है। जिन क्षेत्र में तापमान और वर्षा दोनों अधिक होता है उन क्षेत्र में क्या हो जाता है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और वहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी का जो परत होती है वो बहुत ही मोटी होती है। और जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है प्लस में लेकिन वर्षा माइनस में होता है, उन क्षेत्रों में मरुस्थली यानी कि जो आपके रेतीली मिट्टी है उनका निर्माण होता है, जो कि उपजाऊ नहीं होती और उसमें जो मिट्टी की परत है वो बहुत ही कम वो रहती है, रेतीली रहती है लगभग वो, और जो नमी सोखने की क्षमता होती है वो नहीं होती उसमें। तो इस प्रकार के जो तापमान और वर्षा है जलवायु को तत्व वो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। इसके बाद है समय। तो समय भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। आप सभी को पता है कि मिट्टी का जो निर्माण है वो बहुत ही लंबे समय पश्चात होता है और अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जो मिट्टी जितनी पुरानी अधिक होगी या जितनी अधिक पुरानी होगी वो उतनी ही अधिक उत्कृष्ट और परिपक्व होते हैं। तो इस प्रकार से समय भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। फिर है जीव जंतु। तो जीव जंतु के मरने के बाद उनके जो मृत शरीर है, अस्थि पंजर है, उनके जो जीवाश्म वगैरह है उनसे क्या हो जाता है, मिट्टी के निर्माण में सहायक होता है। फिर है वायु द्वारा बहा कर लाए गए जो अवसाद है, इनसे भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होता है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद है मिट्टी के निर्माण या विकास या उत्पत्ति की प्रक्रियाएं। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि मिट्टी का निर्माण या विकास या उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है या किस प्रकार होता है। तो मिट्टी के निर्माण जो है वो चट्टानों की जो मूल चट्टान है उनके अपक्षय द्वारा होता है और ये जो मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्या है, भौतिक अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण। सेकेंड है रासायनिक अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण और थर्ड है जैविक अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण। तो भौतिक अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसका अध्ययन करते हैं। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आपके जो भौतिक तत्व है तापमान, वर्षा, हिमानी, वायु, जल, ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें तापमान से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है या इसका क्या संबंध है ये अध्ययन करते हैं। तो तापमान क्या हो जाता है, तापमान अधिक होता है, दिन में अधिक होता है तो क्या हो जाता है, चट्टाने फैलता है और रात में जब तापमान कम हो जाता है तो चट्टानी क्या होती है, सिकुड़ता है और ये प्रक्रिया लगातार दिन ब दिन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, चट्टाने अधिक टूटने फूटने लगती है और इन अवसादों का एक लंबे समय बाद क्या हो जाता है, संयोजन होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद है जल, हिमानी, वायु वगैरह। तो ये सभी भौतिक तत्व क्या करता है, चट्टानों को खरोचता है, तोड़ता फोड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, अवसाद जो होते हैं वो लंबे समय के बाद संयोजन द्वारा निक्षेपित होकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। फिर रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन, विलयन, घोलीकरण, ये सभी प्रक्रिया आता है। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों में विखंडन होता है और बहुत लंबे समय पश्चात मृदा का निर्माण हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन, विलयन, घोलीकरण, ये प्रक्रिया क्या है। तो जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प वगैरह और जल की मात्रा जो है चट्टानों में मिल करके क्या करती है, क्रिया करती है, जिससे चट्टानें विखंडित होती हैं। फिर है हाँ कार्बनीकरण। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो और विभिन्न प्रकार के जो गैस वगैरह है, जल वाष्प वगैरह, जल वगैरह,
इनके साथ ये चट्टानों में क्रिया करती है, फिर चट्टानों का विखंडन होता है। फिर है जल योजन। तो जल योजन क्या है? ये चट्टानों की जो दरार वाला क्षेत्र होते हैं उनमें ये जल जो है वर्षा जल जो है ये प्रवाहित हो जाता है और फिर इसके साथ क्रिया करके चट्टानों को विखंडित करती है। चट्टानों को विखंडित करते हैं। फिर है विलयन या घोलीकरण। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? इसमें क्या हो जाता है, ये जो है ये इस काट प्रदेश में होता है। इसमें भूमिगत जो जल है उसके साथ क्रिया हो जाता है। जो भूमिगत जल है वो क्या करता है, चट्टानों के साथ अपनों में घोल लेता है। जो चट्टान है उसको अपने में घोल करके क्या करता है, विखंडित कर देता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। यदि आपको सेपरेट रूप से ये क्वेश्चन देते हैं तो आपको इसे विस्तार से लिखना पड़ेगा। फिर है जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय में आप सभी को पता है कि जीव जंतु, मानव, वनस्पति, इनके मृत शरीर है, इनके जो अवशेष वगैरह है, इनके सड़ने गलने से क्या हो जाता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे भारतीय मृदा के प्रकार या वर्गीकरण। तो भारतीय मृदा को अनेक विद्वानों ने, जो भारतीय विद्वान है उन्होंने भी और विदेशी विद्वान है उन्होंने भी वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जिसमें आपके एस.पी. चटर्जी, एम.एस. कृष्णन, ए.पी. राय चौधरी और रूसी विद्वान वगैरह है, ये सभी सम्मिलित है। हम अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा, उनके वैज्ञानिकों के द्वारा भारतीय मृदा के जो 6 प्रधान समूह एवं 11 प्रकार में विभक्त किया है उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें 6 जो प्रमुख प्रकार है उनका अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट है पर्वतीय मिट्टी, सेकेंड है जलोढ़ मिट्टी, थर्ड है काली या रेगुड़ मिट्टी, 4 है लाल पीली मिट्टी, इसमें पीली मिट्टी भी कर देंगे, थोड़ा सा सुधार लेंगे। फिर है लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी। इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। आप डायग्राम को स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये आपका पर्वतीय मिट्टी है जो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में विस्तृत है। इसके बाद ये जो सेकेंड नंबर का मिट्टी है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। पूरा ये जो दिख रहा है ये आपके जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद है काली मिट्टी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा काली मिट्टी क्षेत्र है। आपके महाराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र वगैरह है, ये सभी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके बाद है लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो बाकी जितना भी ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है खड़ी लाइन में, ये सभी पूरा लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। और भारत के अधिक स्थान पर, सर्वाधिक स्थान पर लाल पीली जो मिट्टी है इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर भी लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। फिर है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट जो मिट्टी है ये कुछ कर्नाटक की, ये जो थोड़ा सा पतली लेयर यहाँ पर है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पास है, यहाँ पर असम के पास है, यहाँ पर कुछ मिट्टी है। तो लेटेराइट जो है बिखरी हुई है। फिर है मरुस्थली मिट्टी जो ये वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से 6 प्रमुख भागों में भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया गया है। अब इसका व्याख्या भी अध्ययन कर लेते हैं, इनकी विशेषताएं भी अध्ययन करेंगे इसमें हम। पर्वतीय मिट्टी, और ये जो पर्वतीय मिट्टी है ये मुख्य रूप से हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे हिमालय पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो पर्वतीय मिट्टी है इसका जो विस्तार है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में विस्तृत है। और इसका कुछ वर्गीकरण भी किए हैं विद्वानों ने। जो पर्वतीय मिट्टी है इसका फर्स्ट है चाय की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी या पथरीली मिट्टी। ये जो क्षेत्र है ये हिमालय पर्वत से दक्षिण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन राज्यों तक फैली हुई है। और इस मिट्टी में क्या है, चूना कम और लोहा तथा वनस्पति का अंश अधिक पाया जाता है, इसलिए ये चाय की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। फिर सेकेंड इसका उप विभाजन है वो है चूना तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये अनुत्पादक एवं बीहड़ों वाली होती है, यानी कि इसमें चीड़ और जो साल वृक्ष है वही उगते हैं। और इसका जो विस्तार है ये मसूरी, नैनीताल, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो लावा मिट्टी है इसका विस्तार। ये बहुत अधिक उपजाऊ होता है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये काला रंग का होता है और ये कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और ये इस जो मिट्टी का विस्तार है ये जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र और हिमालय प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, हिमाचल वाले क्षेत्र में वहाँ बस पाई जाती है। अब पर्वतीय मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है और यह कम उपजाऊ होती है जो पर्वतीय मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वतीय मिट्टी है वो क्या हो जाती है, इनको जो हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो अपने साथ बहा करके मैदानी क्षेत्र में ला लेती है, इस वजह से।
इस मिट्टी में जीवाश्म मिलता है, किंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ जीवाश्म की मात्रा में भी कमी आने लगती है और ये जो मिट्टी है ये अम्लीय होती है, क्योंकि इसमें जो जीवाश्म की मात्रा होती है, ह्यूमस वगैरह रहती है, वो बह करके मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। फिर है पहाड़ी ढालों पर मिट्टी की परतें हल्की एवं नदी घाटियों में गहरी पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी ढाल की जो मिट्टी है वो कहाँ चली जाती है, इन नदी घाटी क्षेत्र में बह करके चली जाती है। तो ये उनकी विशेषता है। फिर है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियस मिट्टी बोलते हैं। ये आपके मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के जो मैदानी क्षेत्र ऐसे आया हुआ है, ये पूरा आपके मैदानी क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। ये जो है सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक के इसका विस्तार है और ये जो मिट्टियाँ है ये नदी घाटी के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग पाई जाती है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई ये जो मिट्टी है ये हल्के भूरे रंग की होती है और अधिकतर स्थानों पर इसे पीली दोमट या अन्य स्थानों में बलुई या चिकनी मिट्टी के, यानी कि ये इसका स्थानीय नाम है, इस नाम से इसको जो स्थानीय लोग हैं वो पुकारते हैं। और देश के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है और इसके 3 उपवर्ग हैं: पुरातन जलोढ़ मिट्टी, न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। जो पुरातन जलोढ़ मिट्टी ये क्या है, इसे बांगर कहते हैं। इसमें जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ पास पहुँच नहीं पाता। ये बहुत ही पुरानी है जिसके अपक्षालन बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो ह्यूमस युक्त मिट्टी है वो जो नवीनतम जलोढ़ क्षेत्र है वहाँ पास आ चुका है। और इसका जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सा और हरियाणा के कुछ हिस्सा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार है। इसके बाद है नूतन जलोढ़ मिट्टी। तो यह जो मिट्टी है ये उन स्थानों में पाई जाती है जहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो पहुँच पाता है, जिसे बांगर कहते हैं। हम अभी खादर देखें, ये बांगर वाला क्षेत्र है, सॉरी ये खादर वाला क्षेत्र है, ऊपर देखें वो बांदर वाला क्षेत्र है। ये क्या हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी होता है और यहाँ पर जो इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है वहाँ पास पाई जाती है। और इसमें पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना पत्थर और जीवाश्म अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके लिए ये बहुत ही उपजाऊ है और विभिन्न प्रकार की कृषि फसल उत्पादित किए जाते हैं इसमें। फिर है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही घनी कारिक जो बारीक कण वाले होते हैं और इसमें उपजाऊ बहुत अधिक होती है। इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं और इसमें जो दलदली एवं नमकीन मिट्टी होती है ये जो है। और यह जो क्षेत्र है वो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, महानदी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि ये डेल्टाई मिट्टी वाला क्षेत्र है नवीनतम जलोढ़ जो है वो, और बहुत ही उपजाऊ होती है। अब जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं और उसका महत्व का अध्ययन करते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है यह गहरी एवं उपजाऊ होती है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही बारीक एवं भुरभुरे होते हैं और इसमें फसलों का उगना एवं सरलता से इसमें खुराक वगैरह पाना संभव होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही नमी धारण करने वाला होता है। और इस पर नहरें निकालना और कुएं खोदना ये बहुत ही सरल होती है और इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, वनस्पति का अंश अधिक होती है, किंतु नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। यदि इसमें नाइट्रोजन की जो खाद है वो डाल दी जाए तो इसमें जो उत्पादन है वो बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर बांगर क्षेत्र में बांगर क्षेत्र है जो यहाँ पर बाढ़ की जो पानी है वो नहीं पहुँच पाता, उस क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं और कपास का उत्पादन करते हैं। और जिन क्षेत्र जो खादर क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ पर गन्ना, चावल, इन क्षेत्रों का, इन सब चीज़ों का उत्पादन करते हैं। फिर है डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में चावल, जूट वगैरह का उत्पादन करते हैं। फिर है नाइट्रोजन की कमी होने के कारण वहाँ पर नाइट्रोजन की खाद यदि डाल दे तो ये अच्छी उत्पादन देती है, ये है। इसके बाद है काली या रेगुर मिट्टी। तो ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इनकी विशेषता क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। जो काली या रेगुर मिट्टी है इनका निर्माण लावा से निर्मित होता है, ज्वालामुखी के, और इनका रंग काला होता है और इनके जो कण बनावट है वो बहुत ही घनी होती है और रासायनिक तत्वों की मात्रा इसमें बहुत ही अधिक होता है। इसमें चूना, पोटास, लोहा की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म इनका अभाव होता है, क्योंकि ये क्या है, लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी लावा से। इस वजह से इसमें जीवाश्म की कमी होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और इसका जो विस्तार है वो भारत के लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, जो काली मिट्टी है इसकी और इसका क्षेत्र। यह जो काली मिट्टी है यह ज्वालामुखी के लावे से बनती है और इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। लावा से बनी होने के कारण यह अधिक उपजाऊ होते हैं।
इसमें पोटास, चूना और लोहा का पर्याप्त मात्रा होता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्मों की कमी होती है। और यह जो मिट्टी है ये बहुत ही बारीक कणों वाली होती है, चिपकने वाली होती है और चिकनी भी होती है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है वो बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसे शुष्क कृषि के लिए भी आदर्श माना जाता है। फिर सूखने पर कड़ी हो जाती है ये जो मिट्टी है वो, और बहुत ही चौड़ी चौड़ी दरार पड़ जाती है। और यह जो मिट्टी है ये कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें इसके अलावा गेहूँ, चावल, ज्वार, तिलहन ये सभी भी अच्छी उत्पादन की जा सकती है। और इसका जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दक्षिण तथा तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर है लाल पीली मिट्टी। तो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। यह जो मिट्टी है ये शुष्क तर जलवायु के बारी बारी से बदलने के कारण होता है और रेतेदार चट्टानों के विखंडन से बनी हुई है। यह मिट्टी जो है अत्यधिक रंध्रयुक्त होती है और ऊंचे शुष्क प्रदेशों में यह इसका जो रंग होता है वो हल्की पथरीली होती है, किंतु निम्न जो भूमियाँ हैं या गहरे लाल रंग की होती है इन क्षेत्रों में। और ये क्या होती है, उपजाऊ भी होती है क्योंकि इसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। साधारणतः इसमें ज्वार, बाजरा ये ज़्यादा अधिक मात्रा में बोई जाती है, किंतु नदी घाटी के क्षेत्र में इसमें चावल वगैरह बोई जाती है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी लाल पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार है, इस वजह से यहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक करते हैं। और इसका क्षेत्र है, इसमें बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो, हमारा जो क्षेत्र है वो कौन से, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है। फिर है दूर दक्षिण तक के फैली हुई बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उससे लेकर के दक्षिण तक के इसका विस्तार है पूरा। भारत में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक के है इसका विस्तार। फिर है लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी को अध्ययन करते हैं। यह जो मिट्टी है ये लेटेराइट की चट्टान जो है उसके अपखंडित होने से बनी है और यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। इनमें नमी की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस कम पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी है ये गृह निर्माण के लिए बहुत ही मूल्यवान होती है क्योंकि इसमें जो गृह निर्माण करते हैं वो बहुत ही टिकाऊ होती है और बहुत ही लंबे समय तक टिकता है। इसका नामकरण गृह भाषा के लेट शब्द से होता है और लेट का अर्थ होता है ईंट। तो इसका रंग जो है ईंट की रंग की तरह होती है, इसलिए इसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। और यह लगभग 1 से 5 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1.5 लाख है ये, इसमें बिंदु कलिंग के बीच में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक पाई जाती है। विशेष रूप से इसमें तंबाकू, तिलहन वगैरह की खेती करते हैं और इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में, कर्नाटक के कुछ हिस्सा, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, केरल, उड़ीसा एवं असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसमें बालू की प्रधानता अधिक होती है, इसमें वनस्पति अंश बहुत कम पाया जाता है और ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है या नहीं होती है। इस क्षेत्र का जो विस्तार है पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पंजाब वाला क्षेत्र है, दक्षिण हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा अधिक नहीं होती, सिंचाई की सुविधा नहीं है, मरुस्थलीकरण अधिक हो चुका है, उन क्षेत्रों में आता है। आपके जो बांगर वाले क्षेत्र है वो भी इसी में सम्मिलित है, कुछ हिस्सा इसी में। इसके बाद है अन्य मिट्टी। तो इसमें भी कुछ क्षेत्र है जैसे कि ऊसर, पीट एवं दलदली मृदा। तो इसके अंतर्गत ये जो मृदा है ये ऊसर नमकीन होता है और शुष्क अधिक वर्षा वाले भागों में इसका दोषपूर्ण प्रवाह जो है उसकी वजह से निर्माण होता है। इसमें जो है नमकीन मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लवण की मात्रा अधिक होती है जिसके वजह से इसमें उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से ये क्या है, हानिकारक है फसल उत्पादन के लिए। इस प्रकार की मिट्टियाँ जो है उत्तरी बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के राज्यों के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है जिसे ऊसर, रेह, फलर, चौपन इस नाम से जाना जाता है। ये इसके स्थानीय नाम है। फिर है पीठ। तो ये जो मिट्टी है ये आर्द्र प्रदेशों में जहाँ पर मिट्टियों में बड़ी मात्रा में जीवाश्म तत्व मिलते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। और इसका जो विस्तार है वो दलदली मिट्टी क्षेत्र में होता है। उत्तरी बिहार वाला मध्यवर्ती क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, उड़ीसा तट पर है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, तमिलनाडु क्षेत्र है, इन सभी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर है भारतीय मृदा के प्रकार या वर्गीकरण है चट्टानों के रचना के आधार पर। अभी हम देखें वो भारतीय कृषि विज्ञान के जो कृषि संस्थान है उनके आधार पर देखे हैं। अब हम देखेंगे भारतीय मृदा के प्रकार जो है चट्टानों की रचना के आधार पर। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है अति प्राचीन काल की रवेदार एवं परिवर्तित चट्टान। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। इसके बाद है
कुडप्पा या विंध्यान क्रम की चट्टान, ये सेकेंड नंबर में हुआ है। फिर है गोंडवाना काल की चट्टान, इसके बाद है टर्शियरी या औषाधी युग की चट्टान, इसके बाद है नवीन या आधुनिक युग की मिट्टी। तो इसका निर्माण अभी वर्तमान में हुआ है और इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। इसके बाद है भारतीय मिट्टी की विशेषताएं। तो भारतीय मृदा की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि भारतीय जो मिट्टी है इसकी रचना में अनेक देशों की मिट्टियों से भिन्न है, यानी कि भारतीय जो मृदा है ये विभिन्न देशों से अलग है। इसमें क्या है, बहुत ही पुरानी मिट्टी है और ये बहुत ही उत्कृष्ट एवं परिपक्व है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कुछ बहुत पुरानी है, कुछ वर्तमान में निर्मित है, इस प्रकार से। और भारत की अधिकांश मिट्टियाँ बहुत ही पुरानी और जलोढ़ मिट्टी है, जो न तो केवल पैतृक चट्टान के विखंडन से बनी है, पैतृक चट्टान के साथ उसमें जीवाश्म, जलवायु वगैरह के जो कारक है, तापमान, वर्षा और जल वगैरह, इसके परिवहन से भी मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि मिश्रित प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है यहाँ का जो मिट्टी है वो। फिर है भारतीय जो मिट्टी है इसमें जीवाश्म, वनस्पति, खनिज, लवण, इनकी कमी पाई जाती है, ज़्यादातर इसमें कमी ही रहता है। और मिट्टियों के तापमान ऊंचा रहता है। शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियों की तुलना में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें 10 से 15 सेल्सियस अधिक तापमान रहता है। और इससे जो चट्टानें हैं वो टूटती फूटती है, रासायनिक विघटन बहुत ही शीघ्र होते हैं, यानी कि भारतीय मिट्टी में अपरदन बहुत जल्दी होता है और उपजाऊपन जो है वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। और जो भारतीय मृदा है उसमें जो पठारी और पठारी वाले जो भाग की जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इसका आवरण जो है वो बहुत ही हल्की और फैली हुई है, और मैदानी भागों में इसकी जो परत है वो बहुत ही मोटी है। इसके बाद है निरंतर खेती की वजह से जो भारतीय मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति में ह्रास होते जा रहा है और अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है। और भारतीय मृदा में आप सभी को पता है कि जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक हो गया है, इसके वजह से भी भारतीय मृदा की समस्याएं बढ़ रही है और भारतीय मिट्टी जो है तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क होती जा रही है और कृषि उत्पादन के लिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही अधिक होते जा रहा है। तो ये क्या है, भारतीय मृदा की विशेषताएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।